Good evening. Thank you. चलो ठीक है, शुरू करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, हर साल हमें इसको पढ़ना होता है। हर साल 31 जनवरी को रिलीज किया जाता है इकोनॉमिक सर्वे, ताकि 1 को रिलीज किया जा सके यूनियन बजट। वैसे इसकी जरूरत पड़ती है जब नया फाइनेंशियल आएगा, मतलब 1 को। तो बताओ, अगर ये 1 की जरूरत थी तो 1 को इसको पेश क्यों किया गया? जब हमें बजट चाहिए ही फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत पे है, और आपको पता होना चाहिए जो कैलेंडर ईयर है वो शुरू होता है 1 जनवरी को, पर फाइनेंशियल ईयर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में जाके 1 को शुरू होता है। तो कैसे पता लगता है कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया? 1 को बजट लागू हो जाता है। तो जिस बजट की जरूरत हमें 1 को है, उस बजट को पार्लियामेंट के सामने 1 को क्यों पेश कर देते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? बिल्कुल, असल में वो सिर्फ पेश नहीं कर रहे, वो पास भी करवाना चाहते हैं पार्लियामेंट से। और जरूरी नहीं है कि आप जो पार्लियामेंट के सामने रखोगे वो पास होगा ही होगा, उसमें थोड़ी मुश्किलें भी आ सकती है। तो ये 2 महीने के टाइम को बोला जाता है बफर टाइम, कि 2 महीने का आराम से टाइम ले लो, पार्लियामेंट को सारा बजट समझा दो, अगर पार्लियामेंट की कुछ शंकाएं उनको दूर कर लो और इनसे पास करवा लो। हमारी कंट्री में कोई दिक्कत नहीं थी, लोकसभा राज्यसभा में एनडीए बहुत स्ट्रांग है, पास हो गया बजट। अगर ये बजट मान लो 31 मार्च तक भी पास ना हो तो क्या होगा? तो 1 अप्रैल की सुबह जो गवर्नमेंट होगी वो खर्चा नहीं कर सकती। कौन रोकेगा उसको? तो देखो, आपको समझ में आना चाहिए, असल में हमारी कंट्री में जिसको हम बोलते हैं ना सरकारी खजाना, जहां से सरकार खर्चा करती है, उसको बोलते हैं, उसका ऑफिशियल नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की पावर सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं होती। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालने की पावर होती है पार्लियामेंट के पास। तो टेक्निकली सरकार को हर खर्चा करने से पहले पार्लियामेंट को पूछना चाहिए, पर ऐसे हर खर्चे से पहले पूछेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ऐसा करो, सारे साल के खर्चे कागज पे लिखो और एक ही बार में पार्लियामेंट से पूछ लो कि हम खर्चा कर लें। तो उसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? बजट। वही तो बजट है। पर अगर पार्लियामेंट 31 मार्च तक भी तुम्हारे बजट को पास नहीं कर रही है तो 1 अप्रैल से टेक्निकली तुम यहां से पैसा नहीं निकाल सकते। क्या कोई और फंड भी होता है? कौन सा? कंटिजेंसी फंड। क्या उसमें से सरकार खर्चा कर सकती है? देखो कर सकती है, पर उसमें पैसे बड़े थोड़े होते हैं, सिर्फ 10,000 करोड़। इसमें तो इस बार का बजट का साइज तो 50 लाख करोड़ है। और इस पे किसकी पावर चलती है? कंटिजेंसी फंड पे। इस पे पावर होती है प्रेसिडेंट की। क्या प्रेसिडेंट सरकार की बात मानते हैं? मान ही लेते हैं। तो सरकार चाहे तो ये खर्च सकती है अगर बजट पास नहीं हो, पर कितना चलेगा? 10,000 करोड़ तो बहुत ही कम है।
तो सरकार की सारी कोशिशें क्या होती हैं कि 31 मार्च से तो बहुत पहले ही बजट पास हो जाए। 31 मार्च तो डेडलाइन आ गई फिर। पर अगर 31 मार्च तक भी बजट पास नहीं हुआ तो 1 अप्रैल को क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट किस फेज में चलेगी है? तो बोला जाएगा गवर्नमेंट इज नाउ इन अ शटडाउन। ऐसा कहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। यूएसए में बहुत कॉमन है। यूएसए का बजट पास ही नहीं होता, उनका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है। यूएसए का फाइनेंशियल शुरू होता है अक्टूबर में, उनका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है और वो बैठे रहते हैं। फिर क्या होता होगा यूएसए में जब सरकार शटडाउन में चली जाती है? पहले तो सरकार को अपने एम्प्लॉयज को बोलना होता है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, पता नहीं कब आएगा, पता नहीं कब बजट पास होगा। तो जो नॉन नेसेसरी जॉब्स होती है उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को बोल दिया था सॉरी आप जाओ घर। फिर वो अपने ऑपोजिशन के साथ बैठते हैं और ऑपोजिशन को पूछते हैं तुम क्यों नहीं पास कर रहे हमारा बजट, क्या दिक्कत है? तो ऑपोजिशन बताता है ये खर्चा ऐसे करो, ये ऐसे करो। फिर सारी डिस्कशन होने के बाद फाइनली उनका ऑपोजिशन अप्रूवल देता है और यूएसए में बजट पास हो जाता है। हमारे ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों बजट रुकता नहीं है? लोकसभा में भी एनडीए के पास मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी उनके पास मेजोरिटी है। ऑपोजिशन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? शोरगुल्ला कर सकता है। वो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, बजट तो पास हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 महीने पहले पेश कर दिया जाता है। हर साल बजट पेश होने से पहले एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज किया जाता है। इन दोनों पे ये साल का फर्क क्यों है? 2024-25, 25-26 ये फर्क क्यों है? इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि फाइनेंशियल ईयर कैसा चल रहा है। अभी भी 24-25 खत्म थोड़ा हुआ। कब होगा 24-25 फाइनेंशियल ईयर खत्म? 31 मार्च, जो भी आने वाली है। तो ये बता रहा है कि ये साल कैसा रहा, और ये क्या बता रहा है कि अगला फाइनेंशियल ईयर कैसा रहेगा। तो ये फ्यूचर की बात करता है और ये पास्ट और प्रेजेंट की भी तो कर ही रहा है, पर ये फ्यूचर की बात करता है। ठीक है, कौन बनाता है बजट को? बजट डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको बनाती है। ठीक है, पहले बजट करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे लास्ट में करेंगे। तो हर साल 1 फेब की सुबह का ट्रेडिशन है कि फाइनेंस मिनिस्टर मिलने जाएंगे प्रेसिडेंट को। एक तरह से ये परमिशन भी होती है कि मैं बजट पेश कर लूं, और ये एक तरह से जैसे आशीर्वाद भी लिया जाता है कि सबसे सीनियर पोस्ट है इंडिया की। तो बहुत पुराना ट्रेडिशन है कि प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर को दही चीनी खिलाते हैं। फिर फाइनेंस मिनिस्टर पहुंचते हैं पार्लियामेंट के सामने, और एक बहुत सालों से चलते आने वाला ट्रेडिशन, एक पूरी टीम की फोटो होती है। आप देख के बता सकते हो ये काफी पुरानी फोटो है, क्योंकि अनुराग ठाकुर अब फाइनेंस मिनिस्ट्री में नहीं है, पहले हुआ करते थे। क्या काम करते थे अनुराग ठाकुर फाइनेंस मिनिस्ट्री में? फाइनेंस मिनिस्टर तो निर्मला सीतारमण है, तो आपको बताना चाहिए बड़ी मिनिस्ट्री में जो सीनियर मिनिस्टर होता है उसको बोलते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और जो जूनियर मिनिस्टर होता है उसको बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये एमओएस फाइनेंस थे और ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर फाइनेंस थे। समझे कि नहीं समझे? बड़ी मिनिस्ट्रीज में 2 तरह के मिनिस्टर होते हैं, सीनियर वाले को बोलते हैं यूनियन कैबिनेट, जूनियर वाले को बोलते हैं एमओएस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये है इस बार की फोटो। आप देखो, पहले इस तरह से बही खाता लेके आते थे, कागजों की बही, अब इसको डिजिटली टैबलेट में लेकर आते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट है वो पेपरलेस कर दी गई है, तो उसमें कागज का इस्तेमाल अगर ना भी किया जाए तो भी चल जाती है। इसलिए अब सारा बजट डिजिटली प्रेजेंट किया जाता है। तो निर्मला सीतारमण वाले में आप +1 कर दो। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई जी के पास, फिर पी चिदम्बरम जी के पास, उसके बाद प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा और निर्मला सीतारमण, ये तीनों ड्रॉ पे हैं 8 पे। फिर सीडी देशमुख, मनमोहन सिंह, अरुण जेटली। अगर निर्मला सीतारमण ने 8 बजट प्रेजेंट कर दिए तो ये किस साल से बजट प्रेजेंट कर रहे हैं बताओ? अगर इन्होंने 8 बजट प्रेजेंट कर दिए तो ये किस ईयर से बजट प्रेजेंट कर रहे हैं बताओ? तो फिर 8 कैसे हुए?
ये कर देखो 2019 का बजट प्रेजेंटेशन, निर्मला सीतारमण तो है ही नहीं, तो पीयूष गोयल है। पता है पीयूष गोयल क्यों है? क्योंकि अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर होते थे पर उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है, तो कुछ टाइम के लिए इन्होंने संभाली थी फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो आपका लॉजिक खराब हो गया। बिल्कुल 2019 में लोकसभा इलेक्शन था तो 2 बजट आए थे। इलेक्शन से पहले वाला पीयूष गोयल ने, इलेक्शन के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बन गए निर्मला सीतारमण। 19 का 1, 20 का 2, 21 का 3, 22 का 4, 23 का 5, 24 का 6 और 7, क्योंकि 24 भी लोकसभा इलेक्शन था, और 25 का 8। इस तरह से 8 बजट्स आज तक प्रेजेंट किए हैं निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि अगर 19 के भी 2 गिनेंगे तो 9 हो गए इनके, तो 19 का पहले वाला इन्होंने किया था, तब पीयूष गोयल संभाल रहे थे अरुण जेटली की जगह। चलो बताओ, जब पहली बार बीजेपी इलेक्शन जीती 2014 से 19, तब निर्मला सीतारमण कौन से मिनिस्ट्री संभाल रहे थे? कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे? तो ये थे इंडिया के फर्स्ट। हेलो, कोई बात नहीं। हाँ मैम, बड़ा 2014 से 19 तक निर्मला सीतारमण बने थे कंट्री के फर्स्ट फुल टाइम फीमेल डिफेंस मिनिस्टर। ऐसा मैंने क्यों बोला फर्स्ट फुल टाइम फीमेल? क्योंकि वैसे हमारी कंट्री के फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी, पर वो पीएम की गद्दी के साथ ये संभाल रहे थे, तो वो फुल टाइम नहीं हो सकते, वो हो गया एडिशनल पोस्ट। पहली फीमेल जिसने फुल टाइम ये पोजीशन संभाली है 5 साल के लिए, वो थे निर्मला सीतारमण जी, 2014 से 2019 तक। यहां तक समझ में लगा कि नहीं समझ में लगा? चलो बताओ, अरुण जेटली ने 5 बड़े बजट पेश किए, तो क्या ये 5 साल इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है? तो क्या ये 5 साल इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर? अगर अभी तो बताया टर्म पूरी नहीं कर पाए थे अपनी, बीमार हो गए थे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 10 साल फाइनेंस मिनिस्टर है। इलेक्शन ईयर में 2-2 बार मौका मिलता है। पढ़ो, अभी जो मैंने आपको बताया ना कि सरकार के पास पावर नहीं होती कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा निकालने की, ये पावर सिर्फ पार्लियामेंट की होती है। इसको बोलते हैं आर्टिकल 266। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड यूज ही नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितने भी कंट्री के फाइनेंशियल मैटर्स हैं, आर्टिकल 112 से 117 के बीच में लिखे होते हैं। ये है सारा का सारा बजट। आपके पास पूरे 3 मिनट है, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपको एक चार्ट इकोनॉमिक्स में सिखाया था, बजट, रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर वो आपको याद है तो आपको ये समझ में लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में लगेगा। अगर भूल गए आपको बड़ी बार समझाया था इकोनॉमिक्स में, थोड़ा 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 करते रहना, नहीं तो भूल जाती इकोनॉमिक्स। देखो, आप आराम से देखो, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। चलो बताओ, इस साल सरकार कितना पैसा कमाएगी? इस साल सरकार पैसा कमाएगी 34,20,409 करोड़ के आसपास। इस साल मतलब इस साल नहीं, वैसे अभी जो फाइनेंशियल आ रहा है, सरकार खर्चा कितना करेगी? सरकार खर्चा करेगी 50,65,345 करोड़। तो सरकार को कर्जा कितना लेना होगा? ये खर्चा है,
ये कमाई है, तो इनको इसमें से ये माइनस कर दो, तो वो कहाँ लिखा होता है? वो लिखा होता है फिस्कल डेफिसिट में। तो ये इस बार का सरकार का लोन होगा। सिंपल। 2023-24 में क्या था? रेवेन्यू रिसीट्स, क्या था? एक्सपेंडिचर, सब यहाँ लिखा हुआ है। 24-25 में यहाँ लिखा हुआ है, फिर 24-25 में यहाँ लिखा हुआ है, 25-26 जो इस बार का बजट है वो ये 24-25 दो बार क्यों लिखा है? और इन दोनों में से किसी में भी एक्चुअल क्यों नहीं लिखा हुआ? एक्चुअल, जैसे एक्चुअल लिखा हुआ है, यहाँ एक्चुअल लिख देते। बिल्कुल, अभी खत्म कहाँ हुआ है? तो ये वाला कब का डेट है? ये वाला पिछले साल का। ये भी कुछ ही टाइम पहले बनाया हुआ इन लोगों ने, दिसंबर में फिर से बना दिया। इससे आप ज्यादा फर्क नहीं देखोगे, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ये इस बार का बजट है। समझे कि नहीं समझे? इतना कुछ भी नहीं है नंबर्स में, देखने में डरावने लगते हैं, कुछ भी नहीं है नंबर्स में, सिंपल नंबर्स होते हैं। अब सरकार ने फाइनली पैसा कमा लिया, तो भाई 1 रुपये सरकार ने कमा भी लिया और 1 रुपये सरकार ने खर्च भी दिया। तो हर 1 रुपया जो सरकार कमाएगी और हर 1 रुपया जो सरकार खर्चेगी, उसमें कितना % हिस्सा कहां जाना है वो भी देख लेते हैं। तो सरकार का 1 रुपया जो कमाया जाएगा उसका सबसे बड़ा हिस्सा आने वाला है कर्जों से। 24 पैसे सरकार के 1 रुपये में से आने वाले हैं लोन से। अगर आप कर्जे बहुत ले रहे हो और कई सालों से ले रहे हो तो दिक्कत क्या होगी? आपको ब्याज भी बहुत देना पड़ेगा। तो जब सरकार 1 रुपया खर्चेगी तो 20 पैसे तो सीधे सीधे ब्याज में चले जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, एक इंसान भी जिंदगी में ऐसा करे। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा हिसाब का कमाई का कहां से आएगा? इनकम टैक्स से। पर आने वाले सालों में ये कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इनकम टैक्स का स्लैब लूज कर दिया है। तो पहले तो आपको वही समझा देते हैं जो इस बार के बजट में सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया है, इनकम टैक्स के स्लैब को लूज करना। क्या पढ़ा आपने या क्या सुना कि कितने लाख तक की इनकम तक अब टैक्स नहीं लगेगा? इनकम टैक्स 12 लाख। ठीक है, अगर 12 लाख की पूरे साल की इनकम भी रही तो भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना। पर यहां तो ये 4 लाख से शुरू कर रहा है। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, अगर आपकी इनकम है साल की 12 लाख तो आपको यहां कुछ नहीं दिखेगा, ब्लर है ये आपके लिए। ये गेम है ही नहीं आपके लिए। जैसे आप 12 से पहुंच गए 13 लाख तो ये आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। अब 13 लाख की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा? तो कोई बोलेगा कि शायद यही सिंपल तरीका होता होगा कि 13 लाख मतलब यहां तो मतलब मेरी पूरी इनकम का 15% टैक्स होगा। ऐसे नहीं होता। अगर आपकी इनकम 13 लाख है और आपकी कंपनी आपको आपकी सारी सैलरी 1-1 लाख के एनवेलप्स में देती है तो आपको साल में कितने एनवेलप्स मिलेंगे? अरे 13 ही मिलेंगे जब 13 लाख है तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हर एनवेलप में कितना पैसा पड़ा है? 1-1 लाख। आपके पहले 4 एनवेलप को सरकार छोड़ देगी, कोई टैक्स नहीं लेगी, 0। अगले 4 एनवेलप पे सरकार लगाएगी 5% टैक्स। इसमें कितना पैसा पड़ा है? 4 लाख। 4 लाख का 5% कितना होता है? 4 लाख का 1% होता है, तो 4 लाख मतलब 400,000। उसका 1% होता है डिवाइडेड बाय 100, 1000। सॉरी, 4 लाख का 1% होता है 4000, मल्टीप्लाई बाय 5, 20,000 रुपीज। अगले आपके जो 4 लाख होंगे, ये मैं 4 ही क्यों उठा रहा हूं? ये देखो, 4 लाख 4 लाख 4 लाख। अगले जो आपके 4 लाख होंगे उस पर सरकार आपसे टैक्स लेगी 10%। अगर किसी चीज का 5% 20,000 तो 10% 40,000 ही होगा, डबल ही करना उसका। और अगले आपके जो 4 लाख है, यहाँ तो है ही नहीं 4 लाख, 1 लाख है, चलो ठीक है, जितना भी है उस पर सरकार आपसे टैक्स लेगी 15%। 1 लाख का 15% कितना होता है? 15,000। तो आपका टैक्स कितना बना? 15,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 जो कि बना 75,000 रुपीज। ये समझ में लगा कि नहीं समझ में लगा? अगर समझ में लगा तो बताओ, एक इंसान की इनकम है 75,80,000 रुपीज पूरे साल की। बताओ उसका इनकम टैक्स कितना बना? कर कैलकुलेट करके बताओ। करो करो, अपना अपना करो, ऐसे नहीं होगा आपसे। इतने अभी आप नहीं हो, कागज उठाओ और पेन उठाओ तभी होगा आपसे ये। मैं जानता हूं आपको ऐसे नहीं कर पाओगे आप लोग। आपको एक हिंट देता हूं, ये जो मैंने शुरू किया था इसी को खत्म कर दो। ये जो मैंने शुरू किया था, क्योंकि जितनी भी सैलरी हो
पहले 4 लाख तो सबके सेम ही होंगे, उसके अगले 4 सबके सेम ही होंगे, इसी को आखिर तक लेके जाओ, आपका आंसर निकल जाएगा। नहीं निकला तो मैं करके दिखाता हूँ, पर कोशिश करो। 75,80,000 रुपीज किसी की सैलरी है पूरे साल की, उसका इनकम टैक्स कितना बना न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से, जल्दी करो। करो करो करो, निकलना चाहिए ये। अगर आपने ये कर दिया तो आगे जाके आपको सीए की शायद जरूरत ही ना पड़े, आप अपना खुद ही टैक्स कैलकुलेट कर लोगे। इसमें और 2-3 चीजें होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सब आपका पता लग गया, आप तो खुद ही बना लोगे अपना टैक्स, खुद ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो आप तो। कितना बना? 19 पॉइंट, मतलब 19,80,000 इसका टैक्स बना। चलो ठीक है, देखते। तो देखो सिंपली क्या करना है, अगर किसी की भी इनकम 24 लाख से ऊपर है तो आपने क्या करना है, 24 लाख की इनकम के 4-4 लाख के स्लॉट्स काट लो, जैसे सरकार ने काटे, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। पहले स्लॉट, पहले 4 लाख पे 0, अगले 4 लाख पे 20,000, उसके अगले 4 लाख पे 40,000, उसके अगले 4 लाख पे 60,000, उसके पे 80,000, उसके पे 1 लाख। अब आप कितनी इनकम तक पहुंच गए हो? 24 लाख। अब आप क्या करो, 75,80,000 में से माइनस कर दो 24 लाख। अब इस इनकम का कितने परसेंट निकालना है? इस इनकम का कितने परसेंट निकालना है? तो ये इस बंदे की वो इनकम है जो 24 लाख से ऊपर है। तो 24 लाख के ऊपर सरकार ने यूनिफाइड टैक्स रखा है 30%, तो इसका 30% निकाल लो। कितने का 30% निकालना है? 51.8 लाख का इसका 30% निकालना है। मैं इसका 10% निकाल लेता हूं, तो 10% में तो एक डेसिमल इधर कर दिया, 5.18 लाख, 10%, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.18 मल्टीप्लाई बाय 3, 24, 15। इसमें प्लस कितना करूं? अब इसमें प्लस करना है यहां से जितना बना था, 1 लाख, 1,80,000, 2,40,000, 2,80,000, 3 लाख। तो टैक्स कितना बना? सही है कि गलत है? आपने कितना बोला था? वो 80,000 रह गया था, अभी 20,04,000। मैं समझा नहीं, 80 लाख रह गया था ना? वो 80,000 का रह गया। आपने नहीं किया कैलकुलेट? मैंने 75। अच्छा, आप बोल रहे हो ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है बताओ? कितनी है उसकी टोटल इनकम? कितनी टोटल इनकम? 75 लाख, मतलब 75.8 लाख। इसमें से 24 माइनस कर दिया, 51.8 लाख। इसको बाद में देखेंगे। अब 24 तक की जो इनकी इसकी इनकम है, पहले 4 लाख पे 0, उसके अगले 4 लाख पे 20,000, उसके अगले 4 लाख पे 40,000, उसके अगले 4 लाख पे 60,000। ये पता है 40, 20, 60 कैसे कर रहा हूँ? हर 4 लाख का 5%, 10%, 15%, उसका 80,000 और 1 लाख। तो ये सारा कुछ मिला के 3 लाख हो गया। तो यहां से यहां तक की इनकम में उस बंदे ने टैक्स दिया 3 लाख। अब इसके बाद उसकी इनकम बनी है 51.8, इस पे उसका लगेगा 30%। 30% निकालना मुश्किल है, मैं 10% निकालता हूं।
किसी भी चीज़ का 10% कैसे निकालते हैं, उसको 10 से डिवाइड करके। 5.18 लाख, ये इस वाली इनकम का 10% है, पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 518 मल्टीप्लाई बाई 3, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 3 1 3 4 5 5 15, डेसिमल, इसमें प्लस कर देना 3, इतना ही तो बन रहा है 18,54,000। चलो एक और करके दिखाओ। एक बंदे की सैलरी है 7,54 लाख। इतना आसान है ना करना, आप पता नहीं ऐसी डर रहे हो, करके दिखाओ। तो बहुत ध्यान रखो, 24 लाख तक का तो आपको पता लग ही गया, ये तो रट ही गया आपको। 24 लाख तक तो उसने 3 लाख ही देना है टैक्स। उसके आगे उसकी कितनी इनकम है पहले वो ढूंढ लो, और जितनी भी इनकम बनी उसका कितने % टैक्स है, 30%। सिंपल सा ये। 7,54 लाख को कितना लिखना चाहिए कैलकुलेशन सही करने के लिए? इसको लिखना चाहिए 754 लाख। 1 करोड़ 100 लाख ही तो होता है, तो इसको लिखो 754 लाख। अब 754 में से कितना माइनस कर दो? 754 में से माइनस कर दो 24 लाख, 0,3,730। 730 का 10% कितना होता है? 73 लाख। मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 3 से। 30% निकालना है, 9। तो ये कितना बना? ये बन गया, तो ये बंदा जो अपना पूरा टैक्स देगा 73 लाख, तो ये बन गया 2 करोड़ 19 लाख। इसमें प्लस कितना करना है? इसमें प्लस करना है 3 लाख। 2 करोड़ 22 लाख, 2 करोड़ 22 लाख रुपए इसका टैक्स बनेगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं लगा तो इसको देखना दोबारा इस क्लास को और प्रैक्टिस करना, इतना मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो सिंपली सरकार ने क्या किया, सरकार ने काफी सारे, तो ये पहले कितना होता था? अभी 12 लाख की इनकम तक आपको टैक्स नहीं देना, पहले सिर्फ 7 लाख की इनकम तक होता था। तो अब ज्यादा लोग इनकम टैक्स भरेंगे कि कम लोग? कम लोग, क्योंकि जिनकी इनकम साल की 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11, 12 लाख तक वो नहीं टैक्स भरने वाले। तो क्या इससे सरकार को इनकम टैक्स वसूलने में कमी नहीं होगी? होगी, पर सरकार कह रही कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। फायदा ये है कि जो लोगों के पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, जो पहले हमको टैक्स के तौर पे दे रहे थे, उस पैसे को लोग खर्चेंगे मार्केट में, और अगर उस पैसे को लोग मार्केट में खर्चेंगे तो थोड़ा जो जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आई है वो गिरावट सुधरेगी थोड़ी बहुत। ये यहां पर लॉजिक है। आपको समझ में लगा कि नहीं समझ में लगा? इतना मुश्किल ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हिस्सा सरकार जो कमाएगी 1 रुपए का, वो सरकार कमाएगी कर्जों से, 24 पैसे। दूसरा सबसे बड़ा सरकार को आएगा इनकम टैक्स से, 22 पैसे। तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा सरकार को आएगा जीएसटी से, 18 पैसे। ये 22 पैसे कितनी बड़ी पॉपुलेशन जोड़ के देती है सरकार को? इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनका इनकम टैक्स लगेगा और वो 12 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं और सरकार उनकी इनकम में से कुछ पैसा निकालेगी? मुश्किल से 2 से 2.5 करोड़ लोग बस। ये जीएसटी कितने लोग दे रहे हैं? 140 करोड़। तो इनकम टैक्स वाले क्यों नाराज ना हो? वो 2 से 2.5 करोड़ लोग ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इन 145 करोड़ से, सर्विस इक्वल मिल रही है दोनों को, इसलिए इन लोगों को एक रिलीफ देना जरूरी हो गया था जो सरकार ने दे दिया। पहले ना कॉर्पोरेशन टैक्स बड़ा कमाती थी सरकार, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा सरकार ले जाती थी, पर फिर कॉर्पोरेट्स तंग हो गए थे। तो इनको कब रिलीफ मिला था? 2019 में। और इनकम टैक्स वालों को कब रिलीफ मिला? 2025 में। एक्साइज क्या होता है? एक्साइज क्या होता है? बिल्कुल, जब कोई चीज एक स्टेट में मैन्युफैक्चर होकर दूसरी स्टेट में बिकने जाती है, जो स्टेट्स के बॉर्डर होते हैं ना, वहां जो टोल प्लाजास वगैरह हो स्टेट के बॉर्डर्स पे, वहां ट्रक्स रुक जाते हैं और एक्साइज ऑफिशियल चेक कर रहे होते हैं कि उन्होंने एक्साइज भरा है कि नहीं भरा। तो ये होता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? 3 पार्टीज, एक वो स्टेट जहां सामान बना है, एक वो स्टेट जहां सामान बिकने के लिए गया है, और सेंटर।
कस्टम क्या होता है? जब आप कोई चीज इंडिया के बाहर से इंडिया में मंगाओ तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है आपको। अच्छा एक बात बताओ, कस्टम ड्यूटी पे करना, इनकम टैक्स पे करना, जीएसटी पे करना, ये सब कुछ कौन पे करता है? एंड कंज्यूमर, जब फाइनली उस चीज को कंज्यूम करेगा। मतलब अगर एक बंदा बाहर से कुछ मंगवा रहा है और आपको आगे बेच रहा है तो वो बंदे को नहीं ड्यूटी पे करनी है, आप ही को करनी है इंडियन ड्यूटी पे हर तरह। चलो बताओ नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होता है? अगर आप एक अच्छे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो तो नाम से समझ में आना चाहिए आपको। जैसे फाइन्स, पेनल्टीज, ये सब सरकार लगाती है। ड्यूटीज, बहुत तरह की ड्यूटीज होती हैं। और नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या होता है? वो बनाओ चार्ट, जो मैंने आपको बजट वाला चार्ट सिखाया है, मेरे सामने बनाओ। सबसे ऊपर क्या लिखोगे? बजट। उसके आगे दो हिस्से क्या होंगे? नहीं नहीं नहीं, उसके आगे दो हिस्से होंगे, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अभी कैपिटल कुपिटल अभी कुछ नहीं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। अब रिसीट्स वाली साइड में आओ। रिसीट्स के आगे दो हिस्से क्या होंगे? रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। अब एक्सपेंडिचर की तरफ आओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जहां जहां लिखा है रेवेन्यू, उसके बगल में एक छोटी सी ब्रैकेट डाल के क्या लिखोगे? फिक्स। सिर्फ रेवेन्यू में लिखना है फिक्स, और जहां जहां लिखा है कैपिटल वहां क्या लिखोगे? नॉन फिक्स। अब सबसे पहला कॉलम क्या बना है लेफ्ट से राइट जाने में? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका एग्जांपल सबसे बड़ा क्या होता है? टैक्सेस, जो आने ही आने सरकार को, फिक्स कमाई, टैक्सेस। दूसरा कॉलम क्या है? कैपिटल रिसीट्स, जो पक्का नहीं पता, नॉन फिक्स कमाई, इसमें लिख दो लोन्स। तीसरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस, पक्के खर्चे, सैलरीज और पेंशन, सैलरीज और पेंशन। और चौथा कॉलम किस चीज का बना है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन पक्के खर्चे, इसमें लिखो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बताओ इसका मतलब, उस चार्ट को देखकर बताओ इसका मतलब। नॉन डेट का मतलब क्या होता है? और कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या होता है? नॉन पक्की कमाई। पर आपने तो उसमें लोन ही लिख दिया, आपने तो उसमें लिख दिया है, देखो क्या लिखा है आपने अपनी कैपिटल रिसीट्स में? लोन्स। तो मतलब कुछ उसके बाद और भी होता है। आपने जो एग्जाम्पल लिखे हैं वो सबसे बड़े बड़े एग्जाम्पल थे, पर उसके बाद कुछ और भी होता है। बताओ क्या होता है? ऐसी कमाई जिसके लिए सरकार को कर्जा ना लेना पड़े, पर वो आएगी या नहीं आएगी फिक्स नहीं है। क्या होता है? सरकार अपनी कंपनीज में प्राइवेटाइजेशन करती है, हिस्से बेचती कई बार अपनी कंपनी के। फॉर एग्जांपल LIC, इसको डिसइन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। क्या ये हर साल होगा ही होगा? कोई गारंटी नहीं है इसकी हर साल होना ही होना है कि नहीं होना है। नॉन डेट का क्या मतलब है? इसके लिए सरकार ने क्या नहीं लिया? कर्जा नहीं लिया इसके लिए सरकार ने। तो एक अच्छे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट बनो और चीज को ढंग से समझो, ताकि वो लंबे टाइम तक आपको याद रहे। ठीक है, अब 1 रुपया कमा लिया, अब 1 रुपया खर्चना भी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सरकार लोन ना ले तो कितनी कमाई हुई? 1 रुपया तो नहीं हुई। कितनी हुई? कितनी हुई? 76 पैसे, 76 पैसा। तो फिर सरकार ने लोन क्यों लिया? क्योंकि खर्चा 1 रुपया है। इसको मैच तो करवाना ही पड़ेगा ना किसी भी तरह से, इसलिए इसमें 24 पैसे ऐड करने ही करने पड़ेंगे, नहीं तो सरकार ना भी लेती। ठीक है, 1 रुपया खर्चना। अच्छा ये कमाई को क्या लिखते हैं, पॉजिटिव के नेगेटिव? और खर्चे को? चलो अब 1 रुपया खर्चना है, तो सबसे बड़ा हिस्सा हमारी कंट्री में मैक्सिमम टैक्सेस, चाहे स्टेट के हिस्से के हो चाहे सेंटर के हिस्से हो, पहले सेंटर के पास चले जाते हैं, फिर वहां से सेंटर उनको वापस भेजना शुरू करता है। 22 पैसा तो सेंटर गवर्नमेंट का सीधा सीधा चला जाएगा स्टेट्स को, उनके हिस्से का टैक्स, ड्यूटीज ये पे करने में। अगला बड़ा हिस्सा कहां जाएगा? पुराने लोन्स की ब्याज पेमेंट में। अगला बड़ा हिस्सा कहां जाएगा? देखो बताओ देख के। अगला बड़ा हिस्सा जाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। कौन सी स्कीम्स होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम?
जिसकी इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट देखे। एग्जाम्पल बताओ इसका, इजी सा कोई याद कर लो, पीएम किसान योजना इसका एग्जाम्पल है, सारा सब कुछ सेंटर करती है। फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये क्या होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम? इसकी इंप्लीमेंटेशन में स्टेट्स को भी बुलाया जाता है और स्पॉन्सरिंग में पैसे का कुछ हिस्सा सेंटर देती है जो बड़ा होता है, छोटा हिस्सा स्टेट्स को देना होता है। अदर तो अदर हम घर में भी थोड़ा रख लेते हैं संभाल के, कभी काम आ जाए। पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी सब एम्प्लॉइज की पेंशन। डिफेंस 8 पैसे तो सीधे सीधे डिफेंस ही ले गया। सब्सिडीज क्या होता है? जैसे उज्ज्वला योजना में सिलेंडर सस्ता कर दिया, राशन शॉप में कनक सस्ती कर दी, सूर्य घर योजना में सोलर पैनल सस्ता कर दिया। ये फाइनेंस कमीशन क्या होता है? इस टाइम पे हमारी कंट्री में कौन सा फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया है? उसके चीफ कौन है? अरविंद पानाग्रिया जी। फाइनेंस कमीशन असल में वो बॉडी है जो हमारी कंट्री में 2 तरह की डिवीजन करती है, जिसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन और हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ये टैक्स को डिवाइड करती है, तो उसके लिए पहले ही थोड़ा सा बजट में पैसा रख लिया जाता है। इस तरह से सरकार 1 रुपया कमाती है और 1 रुपया खर्चती है। अब पढ़ना शुरू हो जाओ, लॉजिक सारे खत्म, अब सिर्फ पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है आपको। कम से कम आपको बजट की जो फाइल्स हैं दी है आप लोगों को, इन्होंने भेजी अब तक आपको फाइल? अच्छा मैं बोलता हूँ इनको, ये जो फाइल है कम से कम आपको 3 बार पढ़नी पड़ेगी। लॉजिक नहीं 3 बार पढ़ना पड़ेगा, वो मैंने आपको समझा दिया। या तो बजट के शुरू में लॉजिक है या आखिर में लॉजिक है। शुरू वाला मैंने करा दिया, आखिर वाला मैं कराऊंगा। अब आप इसको पढ़ना शुरू करो। एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? क्या यूपीएससी वाला पूछेगा? शायद नहीं, स्टेट वाला पूछ ले। बजट में डेवलपमेंट के 4 इंजन कौन से? एग्रीकल्चर, एमएसएमई। पढ़ना शुरू करो, जितना अच्छे से पढ़ सकते हो बारीकी से पढ़ना शुरू करो। मैं बोल के आता हूँ। वैसे तो इतना कोई ज्यादा चांस है नहीं आपको इसके अंदर से पूछने को, बहुत लिमिटेड है। जहां काम की चीज होगी मैं आपको रोक के बताऊंगा। किसानों को बोला जाएगा लोन लेना है तो एक गांव में शाहूकारों से ना लो, किसान क्रेडिट कार्ड से ले लो। कृषि योजना चलाई जाएगी, कॉटन प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाएगी, मखाना बहुत बड़ा न्यूज में बिहार में सेटअप किया जाएगा। दालों में आत्मनिर्भर होंगे। अच्छा जो जो चीज यहाँ लिखी है ये होनी है, कोई गारंटी नहीं है। ये बोल रहे हम करने की कोशिश करेंगे। दालों में तो हम कब से आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। इसका मतलब है हम इतनी दालें खाते हैं इंडिया में, इतनी दालें प्रोड्यूस करके भी दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं पल्सेस के, फिर भी नहीं पूरा हो रहा सब कुछ। इंडिया पोस्ट, अब आप ये नीचे जो पोस्ट ऑफिस है, ये पिज्जा दुकान के बगल में, अब चिट्ठियां तो कोई लिख नहीं रहा। ये पोस्ट ऑफिस इतनी जमीन घेर के बैठा है, बिजली खाता है, यहाँ इंप्लॉइज काम करते हैं, उनकी सैलरी देनी होती है। चिट्ठियां तो आज के टाइम पे कोई भेज नहीं रहा, फिर इस पोस्ट ऑफिस का काम क्या हुआ? तो कोई भी समझदार इंसान बोलेगा बंद कर दो, पर अगर बंद कर देंगे तो 2.5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, हजारों लोकेशंस पे इंडिया में। बंद कर देंगे तो बड़ा नुकसान है। तो क्या करें आप बताओ? बंद कर नहीं सकते, मेन जिस काम के लिए बनाया था वो काम कर नहीं पा रहा है, या फिर वो काम की जरूरत नहीं है तो कुछ और करवाओ। जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और रूरल इकोनॉमी में अलग अलग चीजें करवानी शुरू कर दें इनसे। इनको बोलो स्कीम्स को मोटिवेट करो जाके, क्योंकि अगर वो बोले नहीं नहीं भाई हमारा काम तो चिट्ठी वाला हम वही करेंगे, तो सरकार बोलेगी फिर जाओ, कोई नहीं भेजा चिट्ठी आज के टाइम पे। तो इनसे और काम लेने पड़ेंगे, जैसे कुरियर और पार्सल्स मैनेज करो, करवा कुछ तो करवाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो फिर तो सच में ये 2.5 लाख लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी। अगर इंडिया पोस्ट प्रॉफिटेबल ही नहीं हुआ तो सरकार किस दिन तक खर्चा उठाएगी? तो इससे अच्छा है इन एम्प्लॉयज को भी समझना चाहिए कि अगर तुम्हें और काम दिया जा रहा है करो उस काम को। अगर कोई बंदा बोले कि मैं आज एक बैंक में लगा हूं और मैं तो कैशियर का ही काम करूंगा, 20 साल बाद तो कैशियर की जरूरत भी ना हो शायद इंडिया में, कौन कैश में ट्रेड करेगा तब? वो बोलेगा ना भाई मैं तो कैशियर ही रहूंगा, अगर कैश में मुझसे काम कराना करवाओ, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। बैंक बोलेगा भाई तू जा। बैंक्स का फ्यूचर अब दिखना शुरू हो गया है, नियो बैंकिंग होने वाला है। क्यों? कौन, ये जो अभी की जनरेशन है, कौन बैंक जा रहा है? कोई जा ही नहीं रहा, सब कुछ तो मोबाइल पे हो रहा है। तो अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे तो खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा।
यहां तक आ जाओ पढ़ते पढ़ते, फिर यहां से मैं समझाता हूं आपको एमएसएमई की न्यू डेफिनेशन। आगे यहां तक ठीक। हमारी कंट्री में कोई कंपनी, या तो लार्ज कंपनी हो सकती है, आपने सुना भी होगा लार्ज कैप। पता है लार्ज कैप क्या होता है? शेयर मार्केट में होता है लार्ज कैप फंड्स, मीडियम कैप फंड, एम कैप। लार्ज कैप कंपनीज में बहुत बड़ी कंपनीज। जो कंपनी बहुत बड़ी नहीं है वो क्या है? वो या तो माइक्रो है, या तो स्मॉल है, या तो मीडियम है। अभी माइक्रो या स्मॉल या मीडियम कोई अपनी कंपनी को कहलवाना चाहेगा कि नहीं कहलवाना चाहेगा? जरूर कहलवाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आपको शायद, अगर आप लोगों को याद हो, आरबीआई की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में भी एमएसएमई को लोन देना लिखा हुआ है। आपको लोन इजीली मिलता है। इन तीनों में से सबसे कम ब्याज दर पे किसको मिलेगा? माइक्रो को। फिर थोड़ा ब्याज दर बढ़ जाएगा स्मॉल के लिए, फिर थोड़ा ब्याज दर बढ़ जाएगा मीडियम के लिए। पहले इंडिया में माइक्रो एंटरप्राइज उसको गिना जाता था जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की हो और टर्नओवर 5 करोड़ तक का। अब उन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ तक की चलेगी, टर्नओवर 10 करोड़ तक का चलेगा। ऐसे ही स्मॉल के लिए भी डेफिनेशन बदल दिया, मीडियम के लिए भी डेफिनेशन बदल दी है। तो सिंपली इसका क्या मतलब है? एमएसएमई की डेफिनेशन अब हमारी कंट्री में चेंज हो चुकी है, नंबर्स बदल चुके हैं। ठीक है, बाकी समझ में लगा? एक बार में नहीं आएगा, कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। अब इनमें लॉजिक कुछ नहीं है अलग से। अगर मैं बोलूं यहाँ कोई लॉजिक, कुछ नहीं लॉजिक है। लॉजिक जो था मैंने आपको समझा दिया। हाँ, ये लॉजिकल चीज थी, बता दी मैंने आपको। 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होता है जो कुछ नया बिजनेस अपना शुरू करने की कोशिश करे। वुमेन शेड्यूल का शेड्यूल टाइप न्यू स्कीम टू बी लॉन्च टू प्रोवाइड टर्म लोन्स। सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको अलग से समझा दूं। एक बार पढ़ो, एक बार में समझ। तो ऐसा तो मैं बोलूंगा नहीं कि समझ नहीं आएगा, समझ तो आपको आना ही आना है। हाँ, कम से कम आपको ये 3 बार फाइल पढ़नी पड़ेगी। ऐसे नहीं मैं बोल रहा एक ही दिन में 3 बार। एक बार पढ़ो, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ो, फिर 15 दिन बाद पढ़ो, ताकि थोड़ा सा आपको ध्यान में रह जाए। अब इसमें मैं आपको क्या अलग से बताऊं? आईआईटी ज्यादा बढ़ाई जाएंगी। अटल टिंकरिंग लैब स्कूल्स में खोली जाती है, रिसर्च बच्चों में और प्रमोट करने के लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स वो खोली जाएंगी। क्या ये जरूरी है होगा? होगा, कोई गारंटी नहीं है। वो कह रहे हैं हम करने की कोशिश करेंगे, कोई गारंटी नहीं इसकी। स्वनिधि स्कीम कौन सी है? ये जो रेडी वाले होते हैं, हॉकर्स होते हैं, इनको छोटे छोटे लोन देते हैं कि तुम्हारा रेडी का काम चलता रहे। ये कोविड के बाद शुरू हुई थी। वो कौन सी स्कीम है जिसमें गांव वगैरह में मैपिंग की जाती है और किसानों को उनके प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाते हैं? उसका नाम है स्वामित्व स्कीम। एक ये स्वनिधि है, वो स्वामित्व है। जब पढ़ लोगे तो बता देना। पढ़ लिया? चलो ठीक है। इसमें एक काम की चीज है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी सब पढ़ लो। ये छोड़ देना, एसेट मोनेटाइजेशन छोड़ देना, इसके अलावा सब पढ़ लो आप। जल जीवन मिशन, सब घरों तक नल पहुंचाना है, टैप वाटर कनेक्शन। अर्बन चैलेंज मतलब शहरों में जो दिक्कत है उनको सॉल्व करना है। उड़ान होता है उड़े देश का आम नागरिक। न्यूक्लियर एनर्जी पे थोड़ा और ध्यान देना है। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाना है। बिहार को थोड़ा अलग से लिखा हुआ है बजट में। बिहार को क्या मिलेगा? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। आपको कितनी बार समझाया क्या होता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट? जो 0 से शुरू किया जाए। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट जिसमें कुछ काम हुआ आपने और बढ़िया कर दिया उसको। एसेट मोनेटाइजेशन अभी कुछ ही दिन पहले हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में। क्या होता है एसेट मोनेटाइजेशन? सरकारी एसेट्स क्या होते हैं? अभी पढ़ा तो था हमने थोड़े दिन पहले। रोड, रेलवे, ब्रिज, टनल, इन सबको जब सरकार प्राइवेट को लीज पे दे दे और उस लीज से पैसा कमा के नया प्रोजेक्ट बना दे, तो वही तो लिखा हुआ है अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया एसेट मोनेटाइजेशन के थ्रू सरकार रेस करेगी और इस पैसे से सरकार न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। समझे कि नहीं समझे इसको? और कुछ पढ़ लो एक बार अगर आपको।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगी, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। जियो स्पेशल क्या होता है? जो मैपिंग वगैरह की जाती है सैटेलाइट से, उसको बोलते हैं जियो स्पेशल। गति शक्ति कितनी बार पढ़ी है आप लोगों ने, गति शक्ति योजना? ये मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है? मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हमारी पुरानी लिखावटें हैं, पुरानी किताबें हैं, पुराने जिनको ग्रंथ बुला लेते हैं, टेक्स्ट हैं, उनको प्रिजर्व करके और आगे तक पहुंचाना लोगों तक। ये लिखा हुआ था इन कागजों में, इन पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स में। इस बार एक्सपोर्ट पे बहुत ध्यान दिया गया, पता है क्यों? ये देखो, अगर एक्सपोर्ट हमारा स्ट्रांग रहेगा ना तो ओवरऑल जीडीपी को फायदा होगा, ये बोलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपको एक्सपोर्ट बहुत बार देखने को मिलेगा। इस बार के बजट के 4 टारगेट पॉपुलेशन कौन है? गरीब, यूथ, अन्नदाता, नारी। ये 4 टारगेट पॉपुलेशन है। भारत नेट तो पता नहीं कब से चल रहा है, हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाना। सर वो क्या है, जीन बैंक फॉर क्रॉप्स? जीन बैंक फॉर क्रॉप्स, जर्मन प्लान। असल में हम क्या करने की कोशिश करते हैं ना, इस तरह का इसको बोलते हैं जैसे इंसान में एक चीज की जाती है उसको बोलते हैं जीनोम एडिटिंग। ऐसे हम प्लांट्स में भी कर सकते हैं। मान लो एक पर्टिकुलर क्रॉप है, उसमें एक बीमारी लगनी शुरू हो गई, तो हम उसको एडिट कर देंगे। हम उस प्लांट को इस तरह से, एक तरह से बोलो उस प्लांट का डीएनए बदल देंगे कि उस प्लांट को उस बीमारी से कुछ ना हो। बड़ी सारी चीजों का क्या हुआ, जैसे पहले ना कनक इतनी इतनी ऊंची होती थी, हमने सोचा इतनी सारी स्टेम की जरूरत नहीं, काटो इसको, छोटी करो। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसको जीनोम एडिटिंग प्लांट्स में भी बोला जाता है, और उसके लिए बहुत कुछ करना होता है, ये उसके बारे में लिखा हुआ है, पढ़ लो। एसएचजी क्या होता है? एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, ज्यादातर फीमेल्स के बनाए जाते हैं छोटे रूरल एरियाज में, ताकि उनको किसी भी तरह की एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में डाला जा सके। जैसे पंजाब में जो फुलकारी बनाने की प्रथा है, उसमें काफी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं। हिमाचल में आपने देखा होगा जो जो फीमेल्स होती है ना, वो ढाटू डालती, ढाटू, और एक छोटी सी जैकेट डालती हैं बिना बांह की। मेल्स अलग से बड़ी सुंदर सी टोपी डालते हैं। तो वो क्या है, वैसे फैक्ट्री में थोड़ा ना बनती है, फीमेल्स बनाती हैं, उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के छोटा सा ब्रांड लॉन्च करके बेचते रहते हैं, उनको भी फायदा होता है। तो बड़ा कुछ होता है इसमें, पूरा पढ़ो एक बार अच्छे से। इसका क्या मतलब है? देखो, आपने एफडीआई पढ़ा तो बहुत बार है, समझा शायद कभी भी नहीं। आज समझाता हूं आपको। अगर सरकार बोले ऑटोमोबाइल सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है, इसका मतलब कि कोई फॉरेन कंपनी हमारी किसी प्राइवेट कंपनी, ऑटोमोबाइल प्राइवेट कंपनी को 100% खरीद सकती है। इंश्योरेंस सेक्टर में पहले एफडीआई 74% अलाउड था, अब 100% अलाउड है। मतलब कोई बाहर की कंपनी इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी में पहले कितने परसेंट तक हिस्सा खरीद सकती थी? 70। अब कितना खरीद सकती है? 100%। पर यहाँ पर एक कंडीशन है जो यहाँ लिखी नहीं हुई। क्या कंडीशन है? कि वो जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के जो पैसा कमाती है, उस पैसे को बोलते हैं प्रीमियम। वो प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब ये इंश्योरेंस कंपनी के बाद जो पैसा इकट्ठा होता है ना, ये इन्वेस्ट करते हैं और बढ़ाने के लिए। सारी इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में करोगे तो तुम 100% तक एफडीआई रिसीव कर सकते हो। ये लिखा हुआ है यहां पर असल में। पढ़ लिया सारा?
कि जन विश्वास बिल क्या आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है? डीक्रिमिनलाइजिंग द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मतलब अगर आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, आपसे कोई गलती होगी तो आपको ये नहीं कि जेल डाल दिया, नहीं नहीं नहीं, आपको बोलेंगे कोई बात नहीं, सजा मिलेगी, फाइन फून दो, खत्म करो, ये नहीं आपको जेल ये सब का डराया जाएगा। नहीं, हाँ कोई बहुत बड़ा क्राइम किया, हजारों लोगों को लूट लिया, फिर तो भाई जेल वगैरह होगी। छोटे क्राइम्स के लिए कोई सजा जेल नहीं है, फाइन्स वगैरह है, वो तो हर कंट्री में ही होते हैं। इसको बोलते हैं जन, इससे लोगों को विश्वास आता है कि नहीं इंडिया में बिजनेस करना है। पहले बड़ा डरते थे लोग, बाहर से आके तो कोई सोचता भी नहीं था मैं इंडिया में बिजनेस करूं। इसमें कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। पढ़ लो इसको, एक अच्छे से पढ़ लो। छोटी छोटी चीजें हैं, ये टीवीज वगैरह में थोड़ा और अब फायदा होगा इंडिया में मैन्युफैक्चर करने में। काफी सारी ड्रग्स पे बहुत तरह की ड्यूटीज छोड़ रही है अब सरकार। आप एक चीज बताओ, बड़ा ध्यान से सोच के बताओ, आप देखते हो इस चीज पे एक एग्जामिनर सवाल बनाएगा? आप ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो? नहीं बनाएगा, क्योंकि ये चीजें रटने वाली हैं और इन चीजों का लॉजिक कुछ नहीं है। क्या इंटरव्यू में पूछी जा सकती? इंटरव्यू पता क्या पूछेगा? बोलेगा इस बार के बजट में कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स पे सरकार ने टैक्स छोड़ दिया, बताओ क्यों छोड़ दिया। वो ये नहीं बोलेगा कितने ड्रग्स, कभी कोई नहीं पूछने वाला आपसे। क्यों? पहली बात तो ये 100% नहीं होता, ये लिखने के लिए सरकार बोलती है। ये बिल्कुल सवाल बन सकता है कि भाई क्यों छोड़ा टैक्स, तो आप बोलोगे लाइफ सेविंग था, छोड़ दिया, सस्ता कर दिया। आपसे सवाल बन सकता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से 100% एफडीए किसके लिए छोड़ी गई है? उनके लिए जो प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। इससे मेक इन इंडिया को पुश मिलेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। क्यों सरकार ने ऐसा क्यों किया? देखो देखो, आपको मैं बताता हूं कि बजट के पिलर का होने का मतलब क्या है। जैसे ही 74 से 100% जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स, तो क्या बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट। आप समझे कि नहीं समझे? तो इनसे जुड़ता है बड़ा कुछ। एमएसएमई आपने कितनी जगह पढ़ लिया, डेफिनेशन बता, एग्रीकल्चर के लिए मखाना बोर्ड, कितना कुछ नया नया आया। तो ढंग से पढ़ना। ये तो एक बार तो मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं पढ़ना कैसे, आपने ढंग से पढ़ना है घर जाके, इसको कम से कम 2 बार, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लो, सारा पढ़ लो इसको, पूरी स्लाइड को। अगर आपको ये चाहिए, वैसे तो यही स्लाइड में भेजूंगा, पर अगर आपको नहीं, आप बोलोगे नहीं आपके लिए नहीं चाहिए, तो आप सरकारी वेबसाइट पे यूनियन बजट पे जाओ, सारी एज इट इज मिलेंगी। वहां एक जगह लिखा होगा बजट एट अ ग्लांस, वो सांस वहां से पढ़ लो। कागजी डॉक्यूमेंट पढ़ने मत बैठ जाना, वो 900 पेज का डॉक्यूमेंट है, कभी खत्म ही नहीं होगा, वो आपके काम भी नहीं आएगा। जो काम की चीज है वो इसमें है एज इट इज। मुझे कॉल अटेंड करना यहाँ जाओ जाओ। है। हेलो। ये क्या होता है? एमआरओ। तो वो कह रहे हैं कि शिपिंग इंडस्ट्री को हम एक पुश देना चाहते हैं। अगर आप शिप्स की मेंटेनेंस, रिपेयर, या उसे भी कुछ होता है ऑपरेशन, तो क्या होता है उसे, अगर आप शिप की मेंटेनेंस, रिपेयर या ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो, तो आपके लिए टैक्स में छूट दे देगी। इससे सरकार क्या चाहती है? दुनिया की शिप मैन्युफैक्चरिंग, शिप रिपेयरिंग में हम भी आ जाएं। हम अभी आ नहीं रहे, सरकार वो करने की कोशिश कर रही है। आगे चलते हैं। ये तो आप, ये आपने समझ लिया, बाकी सारा एक बार पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, जो भी सवाल आता है वो पूछ लो। ये सब आई होप आप समझ रहे, आपके कोई काम का नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपसे ये सब। सर सीनियर सिटीजन से ना मैंने कुछ दिन पहले आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें सिल्वर इकोनॉमी की बात हो रही है, क्या? उनके बाल सिल्वर होते हैं ना,
सिल्वर इकोनॉमी, कि वो 60 के बाद भी काम कर सकते हैं। सिल्वर होते हैं ना उनके बाद, सिल्वर इकोनॉमी। जैसे पहले बोलते थे वाइट गुड्स इकोनॉमी, तो पहले कुछ चीज़ें से वाइट रंग में बनती थी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, माइक्रोवेव, मिक्सर्स, वाइट गुड इकोनॉमी। ये टर्म्स बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म होती हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन किस चीज़ के लिए आया था? अंडों के लिए आया था सिल्वर रेवोल्यूशन, एग रेवोल्यूशन था वो। ठीक है, आगे चले। वही जो हमने शुरू में देखा, पर एक बार फिर से देख लो अच्छे से। कोई डाउट है पूछ लो इसमें। ठीक है, वही है, सब कुछ पता ही है आपको। मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें क्या अलग से जानने वाला था। नॉन टैक्स रिसीट्स क्या होती है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, कस्टम्स और एक्साइज में फर्क क्या होता है, बाकी नीचे चला तो आसानी है। वही आ गया आपका पेज जो शुरू में आपसे चार्ट बनवाया, फिक्स कमाई। देखो इसको बहुत अच्छे से देखो। सरकार की फिक्स कमाई 34 लाख करोड़, फिक्स खर्चे ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़। तो पहले तो फिक्स खर्चों के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। तो कर्जा कहाँ है? कैपिटल सीट्स। इसको और इसको जोड़कर पहले तो ये पूरा करो, फिर कुछ बच गया तो इसको दे दो बेचारे को। ये भी तो करना है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो कंट्री का फायदा क्या बनाने का। ठीक है, ये कम है ये ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू वैसे डेफिसिट होता है इसका माइनस इसका, ये अगर आप देखो ये होता है रेवेन्यू डेफिसिट। याद करो इकोनॉमिक्स में आपको बताया था, किसी भी कंट्री का कर्जा अमाउंट में नहीं लिखते। इस कंट्री के सर 10 लाख करोड़ का कर्जा, 20 लाख, ऐसे नहीं लिखते। कैसे लिखते? उस कंट्री का कर्जा उसकी पूरी जीडीपी का कितने परसेंट है। आज इंडिया की जीडीपी तकरीबन कितनी बोली जाती है? $4 ट्रिलियन। बताओ 4 ट्रिलियन डॉलर का 4.4% रुपये में आज के हिसाब से कितना होगा? आज सुबह का $1 का रेट है 87 रुपीज। बताओ कैलकुलेट करके। अगर आप कैलकुलेशन से डरते हो ना तो इकोनॉमिक्स और सी साइड में आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है। कभी भी कैलकुलेशन से डरना नहीं चाहिए, बहुत आसान होती है कैलकुलेशन।
देखो दो तरीके हैं, या तो 4 ट्रिलियन का 4.4% निकाल के रुपये में कन्वर्ट कर लो, या पहले 4 ट्रिलियन को रुपये में कन्वर्ट करके उसका 4.4% कर लो। मैं पहले 4 ट्रिलियन को रुपये में कन्वर्ट कर लेता हूँ। $1 मिलियन आज सुबह के हिसाब से है 8.7 करोड़ रुपीस। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझा भी नहीं सकता। $1 बिलियन रुपीस में है, कितने जीरो ऐड करते हैं? 3 जीरो ऐड करते हैं, तो एक जीरो से डेसिमल कट गया, 8,700 करोड़ रुपए। और $1 ट्रिलियन आज के हिसाब से है 80, इसमें तो 3 जीरो ऐड करके बने 87 लाख करोड़ रुपीस। तो मतलब 4 ट्रिलियन कितना हुआ? 87 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 जार 28, 8 4 जार 8 4 जार कितना होता है? 32, 34, 348 लाख करोड़ रुपीस की इंडिया की इकॉनमी है। अगर इस फाइनेंशियल की बात करें, इतना नंबर निकल के आएगा हमारा। इतना सामान हम एक साल में हमारी कंट्री में बना रहे हैं। 348 लाख करोड़ का 1% कितना होता है? 1% कितना? देखो आपको एक चीज सिखाता हूं, बच्चों को सिखाई जाती है पर आपको सिखा देता हूं। मान लो कोई बोले 178 का 16.5% निकालना है, ठीक है, बड़ा आसान होता है। 178 का 100% कितना होता है? 178। 178 का 10% कितना होता है? 17.8। 178 का 1% कितना होता है? 1.78। अगर 1% निकल गया और 16.5% निकालना है तो 1.78 मल्टीप्लाई बाय 16.5। इस तरह से ये अप्रोच हमेशा याद रखना, ठीक है। 1% निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। 348 लाख करोड़ का कितने परसेंट निकालना है आपने? 4.4। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा? पहले इसका 1% निकालो, मतलब 3.48 लाख करोड़ रुपीस। अब 3.48 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 44 से। अगर आपको लगता है बड़ा ही मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है, छोड़ दो अभी के लिए डेसिमल, बाद में देख लेंगे। 8 4 जार 4 4 जार 16 17 18 4 4 12 12 13। अब क्या करते हैं? ऐसे क्रॉस डालते कि नहीं डालते? 8 4 जार 32, 3 4 4 जार 16 19। अरे 1 भी तो आएगा, ठीक है। 12 13 होगा कि नहीं होगा? मैं भूल ही गया। 4 4 8 4 जार 32, 3 4 4 16 17 19 9 ही तो आएगा। एक ऊपर कैरी हुआ 12 13। अरे इतना ही सेम ही तो नंबर लिखा जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने 9 8 कर दिया ना, यहाँ 9 होगा, ठीक है। 2 11 13 5 1। अब डेसिमल कितने डालने हैं? अगर नहीं आता डेसिमल डालने का तरीका, देखो बहुत ध्यान से देखो, ऐसे करते हैं। 3.48 को क्या लिख सकते हैं? 348 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4.4 को क्या लिख सकते हैं? 44 बाय 10। इनको मल्टीप्लाई करके क्या बना? 1000। कितने डेसिमल? तो 3। तो सरकार के ऊपर कर्जा कितना है? ना, बिल्कुल ही गलत, 15 लाख। 348 का 1% कितना हुआ? 3.48 लाख। 4% 150 कैसे हो गया? अरे यहां से देखो, ये पूरी जीडीपी है, इसका 1% कितना हुआ? 3.5 लाख हुआ ना, तो उसका 4.4% 150 कैसे पहुंच जाएगा? तो तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इस टाइम पर है। तो डेफिसिट में कभी भी अमाउंट नहीं लिखी जाती, क्या लिखा जाता है? जिसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं डेट टू जीडीपी। ये आपको समझ में लगा कि नहीं लगा? सरकार ने बहुत हद तक इंप्रूव कर लिया, अच्छी बात है। ये आपको याद है एक बार सारे डेफिसिट लिखवाए थे आपको? याद ही नहीं होंगे आपको। देखो बहुत ध्यान से देखो, एक बार समझा रहा हूं, समझ लो। सरकार की पूरी कमाई माइनस पूरा खर्चा, फिस्कल डेफिसिट। सरकार की फिक्स कमाई माइनस फिक्स खर्चा, रेवेन्यू डेफिसिट। सरकार की फिक्स कमाई माइनस फिक्स खर्चा पर प्लस जो फिक्स कमाई से बनाया गया जिससे कुछ वापस आएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है?
जैसे आम आदमी पार्टी बोले कि हर महीने हम पंजाब को चलाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, पर इसमें से हमारे जरूरत का सिर्फ 1,600 करोड़ है, बाकी का पुरानी सरकारों की वजह से कर्जा लेना पड़ा, उसको काउंट मत करो, सिर्फ हमारे वाला काउंट करो। ठीक है, तुम्हारे वाला काउंट कर लेते, कितना आ रहा है? प्राइमरी डेफिसिट। समझे कि नहीं समझे? ये वैसे आते कम ही पूछता है कोई डेफिसिट के डिफरेंस, पर आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री को कितना खर्चा मिलेगा। भाई इसमें तो अलग से मैं आपको क्या ही बताऊं, इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा अलग से पढ़ने वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। एक इंसान की सैलरी 30,000 रुपए है, वो सारा महीना काम करता है, रोज उसकी सैलरी का 700, 800, 1,000, 1,200 से जुड़ता रहता है और आखिर में उसको 30,000 रुपये मिलते हैं। तो रोज का काम इकट्ठा करके उसकी सैलरी बनी। क्या वो अपनी सारी सैलरी एक ही दिन में खर्च देता? नहीं, छोटी छोटी चीजों पर खर्चता है, फिर वो सब कुछ तोड़ता है। यही बजट में हो रहा है। तो इस बार के बजट का साइज याद रखना, 50.65 लाख करोड़ रुपीस। क्या सारा का सारा सरकार ने अपने सोर्सेज से कमा लिया? नहीं, अपने सोर्सेज तो 34 लाख करोड़ कमाया, बाकी तकरीबन 15.5 लाख करोड़ तो सरकार का कर्जा ही है। इकोनॉमिक सर्वे भी कर लेते हैं। पूरे इकोनॉमिक सर्वे में मुझे जो काम की चीज लगी वो सिर्फ एक थी, ये बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें इकोनॉमिक सर्वे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे में? रिकमेंडेशंस होती हैं। सरकार को अपनी रेगुलेशन कम कर देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। प्राइवेट सेक्टर को अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ानी चाहिए, अगर तुम प्रॉफिट कमा रहे हो तो सैलरी भी दो अच्छे से। इस तरह की इस बार के बजट में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह की चीज़ें होती हैं इनकी रिकमेंडेशंस। ये नहीं देखते, यहां से शुरू करते हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, क्या आपको लग रहा है कोई दिक्कत है? कोई बड़ी दिक्कत नहीं, ठीक है, चल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अच्छी न्यूज़ आ रही है कि खराब न्यूज़ आ रही है? अच्छा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में दिक्कत है, पर ऐसे नहीं कि आप सुधार ना सको, ये होती है बड़ी दिक्कत। ये इतना नीचे था, इसी की वजह से ये ज्यादा ही ऊपर है। अगर आपको याद है वो बच्चे वाला एग्जांपल दिया था, हर साल वो इतना स्कोर करता है, एक साल उसका स्कोर खराब हो गया, अगले साल ज्यादा ही अच्छा दिखने लग गया। इसको क्या समझाया था? एक अलग से कंसेप्ट समझाया था जो इकोनॉमिक्स में होता नहीं है, बस समझाने के लिए बताया था। क्या था उस कंसेप्ट का नाम? मैंने आपको बोला था, क्या ये ग्रोथ है कि नॉर्मलाइजेशन है? ये देखो, इस ऐसी होती है नॉर्मलाइजेशन। जब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो बीच में रह जाएगा, ठीक है, ये नॉर्मल। तो ये ठीक चल रहा है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। फॉरेक्स, ये इंडिया का फॉरेक्स बीच में तो तकरीबन 700 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया था, कम कैसे हो गया? तो बहुत सारा फॉरेक्स यूज कर रहे हैं अपने रुपी को स्टेबल करने के लिए। रुपी को स्टेबल करने के लिए फॉरेक्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? तो रुपी बहुत बुरी तरह से गिर रहा है क्योंकि डॉलर बहुत बुरी तरह से चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया में डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई हो नहीं रही। सप्लाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सप्लाई करने वाली कंट्री का नाम है यूएसए, और यूएसए के खुद के यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा तो करेंसी ज्यादा बनाते हो कि कम बनाते हो? कम। तो यूएसए मतलब डॉलर ज्यादा छोड़ ही नहीं रहा है। अब यूएसए डॉलर नहीं छोड़ रहा तो सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। तो जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू कहाँ को जाती है? ऊपर को। तो अगर डॉलर की वैल्यू ऊपर को जाएगी तो रुपये अपने आप ही गिरेगा, क्योंकि आपस में कंपैरिजन है। तो सोल्यूशन क्या है सारी प्रॉब्लम का? डॉलर की सप्लाई बढ़ाओ। क्या हमारे पास भी डॉलर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, फॉरेक्स सर्व में, वहां से निकाल लिया, डाल दिया। फिस्कल डेफिसिट के बारे में क्या लग रहा है इकोनॉमिक सर्वे से? अच्छा हो रहा है, सरकार अपने ऊपर से कर्जा कम करी, बहुत पॉजिटिव न्यूज है। इस सब के बाद भी जीडीपी ग्रोथ अच्छी क्यों नहीं है? तो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है इकोनॉमी में दिक्कतें हैं, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं जिसमें हम डरें। तो इसमें बहुत बड़ा उन्होंने किसके सर ठिकरा फोड़ दिया? एक्सटर्नल फैक्टर्स, वॉर, इंस्टेबिलिटी, लो डिमांड। दुनिया में काफी जगह दिक्कतें चल रही हैं। तो वो कह रहे हैं ठीक है, बिल्कुल हम मानेंगे प्रॉब्लम है। वो कह रहे देखो, पहली बात, 6.5% की ग्रोथ कम तो नहीं होती, हाँ हम जितना चाहते उतनी नहीं होती, पर कम तो बिल्कुल नहीं होती। दूसरी चीज, दिक्कतें हैं क्यों? बाहर से हमको बड़ी प्रॉब्लम्स आई, एक्सपोर्ट वगैरह हम कम कर पाए। जैसे से बाहर की प्रॉब्लम सुधरेगी हम भी सुधर जाएंगे, हमारी जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया के अंदर से कोई बहुत बड़ी दिक्कतें हमको देखने को मिल रही हैं। इसके साथ आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे का सारा इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ खत्म होती हैं। कोई भी सवाल आपने पूछना है तो पूछो, कुछ भी आपको लगे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी है पूछ लो।
चलो ठीक है, स्लाइड्स के लिए जाते जाते प्लीज बोल के जाना, अगर आपको अब तक नहीं मिली हैं तो ये आपके ग्रुप पे भेज देंगे, मैं इनको दे चुका हूँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, थैंक यू।